अस्सलामुअलैकुम। एक नए हफ्ते के आगाज़ में डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, मंजरनामा बज़ाहिर सिफारती सरगर्मियों से लबरेज है, मगर हकीकत में पस मंज़र में एक पेचीदा बिसात बिछी नज़र आ रही है, जिसकी हर चाल अपने अंदर कई राज समोए हुए है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान का हंगामी दौरा, पैगामात की तरसील और फिर रूस रवानगी, ये सब महज रस्मी सिफारतकारी नहीं बल्कि एक ऐसे तातुल की अक्कासी है जिसमें पेशरफ के आसार तो हैं मगर एतमाद की कमी दीवार बनकर खड़ी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो फ़ोन उठाकर बात करने का मशवरा बज़ाहिर तो सादा सिंपल लगता है, मगर हकीकत में ये ताकत के तवाज़ुन का इशारा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पहल करे, जबकि ईरान इस तासुर से बचना चाहता है कि वो दबाव में झुक रहा है। और यही वो नफ्सियाती जंग है जहां असल मुज़ाकरात मेज़ पर नहीं बल्कि बयानिए में हो रहे हैं। ये एक अजीब तज़ाद है। बातचीत के दरवाजे तो खुले हैं लेकिन कोई अंदर कदम रखने को तैयार नहीं। सिफारतकारी तो जारी है, पैगामात भी आ जा रहे हैं, मगर बर्फ इसलिए नहीं पिघल रही क्योंकि आग दोनों तरफ जल रही है और कोई भी पहले इसे बुझाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के किरदार की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ें सिर्फ रस्मी सिफारती जुमले नहीं बल्कि इस बात का इशारा हैं कि वाशिंगटन इस्लामाबाद को एक काबिल भरोसा साले समझता है। मगर सवाल फिर यही है कि क्या सालिसी सिर्फ पैगामात पहुंचाने तक महदूद रहेगी या पाकिस्तान वाकई बर्फ पिघलाने में कामयाब हो जाएगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और जावेद मलिक साहब से मैं डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगी। जावेद मलिक साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन अभी वहीं का वहीं है कि पाकिस्तान भरपूर सिफारतकारी तो कर रहा है, सालिसी की कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन सर सवाल ये है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का आखिर मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? और सर हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से अब्बास अराग़ची साहब ये जो दौरे कर रहे हैं, ये हंगामी दौरे कर रहे हैं। 48 घंटे में पाकिस्तान 2 बार वो आए हैं। इसके बाद हमने देखा कि वो ओमान भी गए और अब रशिया में भी वो गए हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है। आपकी नज़र में इन दौरों का मकसद और फिर मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरी तरफ से आपको भी और आपके तमाम पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मेरी नज़र में जो मुज़ाकराती अमल है वो बहुत ही खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहा है। उसमें कोई तातुल नहीं है, किसी किस्म की कोई ग्रिडलॉक या डेडलॉक नहीं है। बल्कि मैं यूँ कहूँ अगर कि जो मुज़ाकरात और जो डिस्कशंस हैं या डिप्लोमेसी है वो इंटेंसिफाई है, पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो रही है, तो ये गलत नहीं होगा। उसकी 3-4 दलीलें हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले हमने देखा कि जो हमारा इस्लामाबाद टॉक्स थी वो एक बाज़ाब्ता तौर पर 2 फरीकैन को मिलाना था। वो एक अहम संग मील इसलिए था कि सिंबॉलिकली हमने ये ऑब्वियसली अचीव किया कि पहले सबसे पहले तो सीज़ फायर और फिर इन दोनों को बहुत तवील अरसे के बाद एक टेबल पर जमा करना। तो ये तो अपनी जगह पे सिंबॉलिक जेस्चर था, लेकिन उनके यहाँ से चले जाने के बाद, पहले दौर के इख्तिताम के बाद ये नहीं हुआ कि खुदा न खास्ता जो डिप्लोमेसी है वो रुक गई। सिर्फ क्या फर्क पड़ा कि मीडिया के ग्लेयर में नहीं हो रही वो डिप्लोमेसी, वो सब कुछ जरा थोड़ा सा दरपर्दा हो रहा है। उसकी वजह है, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग वजह यह है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामलात हैं। हर चीज में मीडिया को एंगेज नहीं किया जा सकता। ये सीरियस डिस्कशंस हैं, सेंसिटिव डिस्कशंस हैं। न्यूक्लियर की बात हो रही है, मिसाइल्स की बात हो रही है, एक ब्लॉकेड की बात हो रही है, दुनिया भर में उसकी रिपरकशंस की बात हो रही है। जरा सी बात को अगर हम मीडिया में ले आते हैं तो हो सकता है दूसरी फरीकैन जो है वो उसको गलत समझ ले। तो जब तक वो तमाम चीजें तय नहीं पा जाती, उनको मीडिया के सामने लाना जो है वो मुनासिब नहीं है। इसका एक बाय प्रोडक्ट या अगर आप ये कहें कि उसका साइड इफेक्ट वो ये है कि क्योंकि खबर नहीं आ रही मीडिया की तरफ उस तरह से, तो हमें ये लग रहा है कि शायद तात्तुल है या कुछ डिले है। डिले बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको बावसूख अंदाज से बता सकता हूं। सही। आपने पूछा कि अब्बास अराग़ची साहब का आना और वो तमाम, तो ये उसी चीज की एक और दलील है कि देखिए अगर मुज़ाकरात ना हो रहे होते या डिप्लोमेसी रुक गई होती तो वो क्यों आते? वो यहाँ पे भी आए, मस्कत में भी गए, फिर दोबारा आए, फिर रशिया गए। और ये अगेन ये वो चीजें हैं जो नजर आ रही हैं। बहुत सी चीजें हैं जो पसे पर्दा है और बहुत अहम ऐसी चीजें हैं जो पसे पर्दा है फॉर द राइट रीजंस। आपने पूछा कि वो वहां क्यों गए। देखिए, एक चीज जो पहले जंग से पहले मौजू नहीं था, जो थी आबनाए हुर्मुज, जब शुरू हुई तो मेन इशू जो था वो न्यूक्लियर का था। अभी भी वही मेन इशू है, लेकिन एक सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जब हुई, स्ट्रेटेजिकली ईरान ने ब्लॉकेड किया जब, और उसके बाद यूएस ने उसको काउंटर ब्लॉकेड किया,
तो उसकी वजह से कुछ ऐसे एलिमेंट्स ने जन्म लिया जिसको अब हम समझ सकते हैं कि वो एक मेन इशू बनता जा रहा है। ईरान के वजीर खारजा, आप जानते हैं कि ईरान के पास आबनाए हुर्मुज का कुछ हिस्सा जो है पानी का, उस पे उसका तो हक हो सकता है, लेकिन कंप्लीट आबना पे यानी उस कंप्लीट स्ट्रेट पर उनका हक नहीं है। वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उसमें बहुत सारा पानी जो है वो ओमान का है। तो मुझे लगता है इनका जो विजिट ओमान का था वो इस हवाले से था कि वो गलत कोई जॉइंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं या वो सोच रहे हैं इस तरह की कोई बात कि अगर मुस्तकबिल में भी ईरान ओमान के साथ मिलके इस आबनाए हुर्मुज को किसी अंदाज में वो पेट्रोल करे या उसको वो कंट्रोल करे। आपने बहुत तफसीली जवाब दिया मेरे सवालों का। यही चीज़ मैं लेके चलूंगी अब वागा साहब के सामने। वागा साहब, आप क्या देखते हैं ये मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? जिस तरह से जावेद मलिक साहब कह रहे थे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पसे पर्दा चल रही हैं और भरपूर सिफारतकारी हो भी रही है और डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, बस फ़र्क ये है कि वो हमें नज़र नहीं आ रही हैं और इसका भी एक ख़ास मकसद है। क्या आप भी इस चीज़ से अग्री करते हैं? और फिर सर अब्बास अरागची साहब के जो दौरे हैं, आपकी नज़र में इन दौरों के मकासद क्या हो सकते हैं? एक तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि मुज़ाकरात इस वक्त किस स्टेज पर हैं। ठीक है। लोगों को जो ये चीज़ नज़र आ रही है, जैसे कि पहले मीडिया पे सरेआम ये चीज़ें सामने आ रही थीं कि उनके बयानात और उनके बयानात, ये बिल्कुल हमारे पार्टिसिपेंट की बात दुरुस्त है कि मामलात इतने हसास हैं कि इनको अब शायद वो मीडिया के सामने उस वक्त लाना चाहते हैं जब इनका कोई रिजल्ट सामने आ जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि मीडिया, मैं माजरत के साथ, किसी बात को भी शायद कोई दूसरा रंग दे दे और दूसरा फरीक उससे गलत कोई तासुर ले ले, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में ज़्यादा ख़राबी या तातुल पैदा हो सकता है। मुज़ाकरात का अच्छे अंदाज में जाने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप देखें कि दोनों ममालिक की तरफ से अमन है, ना तो उधर से किसी किस्म के कोई हमले हो रहे हैं, ना ही ईरान की तरफ से किसी किस्म का कोई जवाबी कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात बिल्कुल सही लाइन में जा रहे हैं और बहुत जल्द इसके जो नताइज हैं वो सामने आ जाएंगे। अब्बास अरागची साहब का पाकिस्तान आना, रूस जाना, ओमान जाना, ये उसी सिलसिले की एक इंतहाई अहम कड़ी है। उनके पाकिस्तान आकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी हुकाम जो कि सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं उनसे शेयर की हैं कि हम किन किन बातों पर बातचीत करने को तैयार हैं, जिसके जवाब में यकीनी तौर पर सालिस का काम है कि वो दूसरे फरीक से इस बारे में ये सारी तफसीलात शेयर करे और उनसे उनका जवाब ले। पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतरीन ब्रिज के तौर पे दुनिया भर में काम कर रहा है इस जंग के हवाले से ख़ास तौर पर, और इसमें कोई शक नहीं कि उसने अपना नाम कमाया, अपना मुकाम कमाया, जिसमें हमारी हुकूमत और हमारी मुसल्लह अफवाज की जो कोशिशें हैं अमन की, वो पूरी दुनिया के सामने हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि इस वक्त मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, तो मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुज़ाकरात स्ट्रीम लाइन पे जा रहे हैं और स्मूथ जा रहे हैं और बिल्कुल दोनों पार्टियों के दरमियान, दोनों जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बेहतरीन राब्ता इस वक्त भी जारी है और वो राब्ता ही इस बात का सबूत है कि देख रहे हैं अमन है, कोई कहीं से मिसाइल नहीं है। हाँ, आबनाए हरमन वाली जो बात है वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। इसी बारे में हम ईरान से शेयर कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब भी इस दौरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो फॉर योर टाइम ब्रिगेडियर साहब। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपके सामने भी यही सवाल रखना चाहूँगी, मुज़ाकरात के हवाले से मुज़ाकरात का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी भरपूर अंदाज से जारी है और अब्बास अरागची साहब का 48 घंटे में पाकिस्तान का 2 बार जो दौरा है ये भी इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि जो तहरीरी पैगामात हैं और जो तहरीरी मुसवदे हैं और अपनी अपनी शराइत हैं वो पाकिस्तान के थ्रू एक दूसरे को पहुँचाई जा रही हैं और ये मामला जो है वो चल रहा है, तातुल का शिकार नहीं है। क्या कहेंगे आप? जवेरिया, बिल्कुल मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये जो एक स्टेलमेंट का पीरियड है, इट इज बेसिकली बीइंग यूटिलाइज्ड एज एक दूसरे के मुज़ाकरात। पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार अभी भी अदा कर रहा है। आपके सामने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आए, पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू देकर गए। पाकिस्तान ने वो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया। देन ही वेंट टू ओमान से वापस आए। वापस आने के बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान ने उनको अमेरिकन पॉइंट दे दिए। देन गॉन टू रशिया और वहाँ जाके उन्होंने उस दौरान में उन्होंने, आपको पता ही है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर थे, मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर थे, इजिप्ट,
तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से बात की, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए 47 ईयर की इतने अरसे की पुरानी बात है और डिमांड भी बड़ी टफ किस्म के दोनों तरफ से इट रिक्वायर्ड। ये बड़ा अच्छी बात है कि बजाय से कि आप बैठे और आप एक गलत माहौल में उठ के चले जाएं, इससे बेहतर है कि जब आप कन्वर्जेंस, अभी डाइवर्जेंस ही है और कुछ पॉइंट पर कन्वर्जेंस ही है, सही, जब 90% पॉइंट पे आपकी कन्वर्जेंस हो जाती है, दैट इज द टाइम कि आप बैठेंगे अक्रॉस द टेबल इस्लामाबाद में, वहां पर दोनों के पॉइंट नजर आएंगे, तकरीबन ब्रॉड फ्रेमवर्क बन गया होगा और उसके बाद वहां जाके आपकी तकरीबन फाइनल अकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट आई थिंक ये जो इसमें दोनों पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिकन एक ब्लॉकेट, जो नेवल ब्लॉकेट है वो खत्म कर दे और उसके साथ ही ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट खत्म कर दे, ताकि एक जो ट्रैफिक शिफ्ट किए ना वो चले, ताकि जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए। एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं दुनिया में, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों की लाइनें लग रही हैं पेट्रोल पंप की, गैस की, इंडस्ट्री उनकी बंद हो रही है, लेबर बेरोजगार हो रही है। तो इन चीजों के कॉन्टेक्स्ट में वो ये चलता रहे। और देखें सीज फायर की जो आधी बंदी बंद है और वो उस पर एक्सटेंड की जा रही है, इसका मतलब मुज़ाकरात बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लेबनान का 3 महीने 3 हफ्ते का सीज फायर इज अनदर पॉजिटिव स्टेप। तो सारी चीजों का पॉजिटिव स्टेप ले मीन के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, खुलूस नियत से कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छे तरीके से कन्वर्जेंस हो जाए, तो फिर उसको बैठ के मुज़ाकरात करके उठाने चाहिए। बिल्कुल सही। जावेद मलिक साहब, अब मैं अमरीकी सदर डोनाल्ड के बयानात के हवाले से बात करना चाहूँगी। सर, ओवर द वीकेंड हमें ऐसा लग रहा था कि अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आएगा और सेकंड राउंड बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का शुरू हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और दौरे को मनसूख किया गया और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान में जो भी मामला चला रहा है अमेरिका उससे बात करने के लिए तैयार है और वो जब चाहें हमें फ़ोन कर सकते हैं। सर, इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि ईरान के अंदर जो क़यादत है उसमें डिस्प्यूट पाया जाता है। सर, अभी ये जो बयान आया है और पहले जो बयान दिए गए इनकी रोशनी में क्या आपको ऐसा लगता है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बयान है क्या इससे तासुर लिया जाए? जी, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो आपने ये कहा कि हम हमें फ़ोन कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि डिस्कशंस आर ऑन गोइंग और एक स्ट्रेटजी का फ़र्क है। ज़रूरी नहीं है कि वो बैठ के बात करें। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी है, जूम कॉल है, बहुत सी चीज़ें हैं, आपस में बात हो सकती है। तो वो तातुल नहीं है, मुज़ाकरात जारी हैं और वही उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपका बहुत अहम है, जिसके बारे में मैंने पहले भी जहाँ पे मुझे मौका मिला बताने की कोशिश की। जो लोग ईरान के पावर स्ट्रक्चर को समझते हैं वो आपको ये बताएंगे कि ईरान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो एक नॉर्मल मुल्क की तरह नहीं है। देखिए 1979 के रेवोल्यूशन के बाद वहां पे जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर बनाई गई IRGC, वो न सिर्फ वहां की आर्मी की एक एलीट फोर्स है बल्कि वो वहां की नजरियाती हुदूद, आइडियोलॉजिकल जो उनके एक फिलॉसफी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और वो इस तरह से उनकी ट्रेनिंग है। ब्रिगेडियर साहब आपको बताएंगे कि वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं अपने स्पिरिचुअल लीडर को जो कि सुप्रीम कमांडर है। और जो काबिले एहतराम अफराद इस्लामाबाद तशरीफ लेकर आए थे, चाहे वो उनके स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट हों या फॉरेन मिनिस्टर हों या उनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका एक अपना रोल जरूर है, लेकिन असल में जो पावर है दैट रिजाइड्स फेयरली एंड स्क्वेयरली विद IRGC। अब IRGC का जो वर्ल्ड व्यू है, जिस तरह वो दुनिया को देखते हैं, जिस तरह वो ईरान के मुस्तकबिल को देखते हैं, वो थोड़ा सा जारहाना भी है और मैं कह सकता हूं किसी हद तक रेडिकल भी है। तो वो अब इन दोनों आइडियोलॉजीज के दरमियान किसी हद तक हम आहंगी लाना बहुत अहमियत का हामिल है, जिसकी वजह से कुछ वक्त लगा। मैं आपको एक चीज बताता चलूं, आई एम श्योर आप जानते हैं सब लोग कि ईरान के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उसको एक बहुत नैरो लेंस से देखते हैं। हम ईरान कोई 47 साल का मुल्क नहीं है, उसके पीछे सैकड़ों साल की तहजीब है। यानी ये IRGC से पहले भी एक ईरान हुआ करता था जहां पे शाह ईरान थे। वो शाह ईरान जो थे उनका एक अपना तर्ज हुकूमत था, वो इसराइल को भी तस्लीम किया हुआ था उन्होंने, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था खित्ते में ना किसी के साथ। इससे पहले काजर डायनेस्टी थी, उससे पहले वहां पे सफवी थी, एक लंबी तारीख है उनकी। तो ये कहना कि
ये तमाम ईरान के लोग जो हैं वो IRGC का नुक्ता नज़र पे हैं, ये सही नहीं है। आप जानती हैं कुछ माह पहले वहां बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, मजाहरे हो रहे थे, वो इस हुकूमत के खिलाफ थे। तो मैं समझता हूं कि ये आरा का जो एक तरह से मैंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो एग्जिस्ट करता है। मेरी नज़र में ईरान के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस वक्त अपने मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं अगर वो न्यूक्लियर के हवाले से अपने स्टैंड में तब्दीली लेके आते हैं, अगर वो उन नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करना छोड़ देते हैं और वो मिसाइल प्रोग्राम को छोड़ देते हैं और वो अपने मुल्क की जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास तेल के जखायर हैं, जो उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो दुनिया में मुंजमद पड़े हैं, उनकी तरफ फोकस करते हैं, तो वो अपने मुल्क को कहां से कहां लेके जा सकते हैं। तो मेरी नजर में ये सोच है, इस सोच की अक्कासी करती हुई जो कुव्वतें हैं वो इस वक्त वहां पे अपनी व्यूज को एक्सप्रेस कर रही हैं। और हम ये समझते हैं कि जो जवाब इस वक्त अगारची साहब लेकर आए हैं ये वही जवाब है जिस आपको याद होगा जेडी वैंस ने जाने से पहले कहा था कि हमने अपनी ऑफर जो है वो टेबल पे रख दी है, अब ईरान ने हमको जवाब देना है। अब वो जवाब लेकर आए हैं, मजबूत जवाब, आई होप वो आगे कन्वे किया जाएगा। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ईरान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ब्रिगेडियर साहब यही सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी, आपको लगा कि ईरान के पास जो अपॉर्चुनिटी है ईरान की खातिर, ईरानी अवाम की खातिर और मईशत को संभालने के लिए ईरान को इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, ईरान क्या सोच रहा है सर? और फिर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी भी हमारे पास तमाम तर जो कार्ड्स हैं, तमाम तक पत्ते हैं वो मौजूद हैं। तो वो कौन से कार्ड्स हैं, कौन से पत्ते हैं जिनकी डोनाल्ड ट्रंप भी बात कर रहे हैं? पहले ईरान की अपॉर्चुनिटी और फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो पत्तों का जिक्र वो कर रहे हैं, तमाम पत्ते मौजूद हैं, कौन से हैं वो? देखिए, बात यह है कि जावेद मलिक की मैं एक दो बातों से मुत्तफिक होता हूँ कि बिल्कुल एक नेशनल इंटरेस्ट में अवाम के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए दैट बी माइंडफुल। और बिल्कुल उनको चाहिए कि एक कॉम्प्रोमाइज जहाँ तक पॉसिबल हो, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द नेशनल ऑब्जेक्टिव। और उनके रहबर ने खुद कहा था कि मैं न्यूक्लियर जो पाकिस्तान ईरान है वो हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, और वो उसके ऊपर उनको कायम रहना चाहिए। उसके ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेजिटिमेट वो जरूर करें। लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर देखिए, ये मिसाइल की रेंज अगर अमेरिका तक नहीं है तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर ये इजराइल कहते हैं कि मेरे पास भी उनका मिसाइल ना है और इजराइल का मिसाइल ईरान तक आ जाए, दैट इज वेरी वेरी अनफेयर। मिसाइल में की बात मैं ये कर रहा हूँ। सेकंड ये कि इसे एक देखेंगे, व्हाई डू दे वांट, व्हाई इजराइल वांट कि ईरान शुड बिल्कुल उसको आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर दें, मिसाइल की रेंज उनकी बिल्कुल कम कर दें, न्यूक्लियर खत्म कर दें, ताकि जब वो ग्रेटर इजराइल का प्लान जो उसका है और उस पे वो जाता है, जैसे जॉर्डन पे जाता है, वहां वो उसको कंट्रोल करना चाहता है, इजिप्ट पे जाता है ना, उसको थ्रेट किससे है? किसी और मुल्क से थ्रेट नहीं होगा, थ्रेट होगा सिर्फ ईरान से। अगर वो यही चाहता है कि उस वक्त इतना कमजोर ईरान हो गया हो कि वो बड़े आसानी से अपने ग्रेटर इजराइल के डिजाइन पूरे कर ले, यही उसने कोशिश की ईरान को और खलीजी ममालिक को लड़ाने की कि वो सेक्टेरियन क्लैश कर लें, आपस में लड़ पड़े और टोटल डिस्ट्रॉय करने अपने ऑयल फील्ड्स को, गैस फील्ड्स को, डिसैलिनेशन पॉइंट्स को, और उसके बाद फिर भी बेनिफिट से इजरायली होगा। तो जहां तक पॉसिबल हो वो बिल्कुल करना चाहिए, दैट इज राइट। और उसके बाद ये पॉसिबल है कि न्यूक्लियर का बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ताकि उनके एसेट भी रिलीज हो जाए, उनको गारंटी भी मिल जाए, और उसके बाद उनकी जो वॉर ऑपरेशन है वो उनको जो भी सिस्टम किया जाता है वो उनको मिलना चाहिए। ये बातें उनके लिए ठीक है, लेकिन अमेरिकन को भी देखना चाहिए कि ईरान को कितना आप लिवरेज देने की जरूरत है। अगर आप ये कहें कि आपने ईरान को बिल्कुल शिकस्त दे दी तो शिकस्त तो नहीं दी है। आप यस यू कैन से कि आपने न्यूक्लियर उनके मिसाइल को आपने खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, एफ खत्म कर दी, रेजीम काफी हद तक आपने नुकसान पहुंचा दिया, ग्रेट। ब्रिगेडियर साहब माजरत मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, समझना यही चाहूँगी कि अमेरिका चाहता है कि ईरान को मुकम्मल तौर पे कमज़ोर कर दे, ईरान ऐसा नहीं चाहता। तो आपको क्या लगता है कि बीच का दरमियाना रास्ता कौन सा ऐसा होगा जो ईरान जो है वो चूज़ करेगा और जो मामलात हैं वो दोनों के दरमियान आगे बढ़ेंगे? क्विक आंसर दीजिएगा। ईरान अगर ईरान कहता है कि मैं न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी कर रहा हूँ, तो उन्होंने पहले कहा हुआ है एक 1 पॉइंट के ऊपर अमेरिका शुड बी वेरी हैप्पी, अमेरिकन कैन गो बैक टू अमेरिकन। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह सकते हैं देखें मैंने हमेशा के लिए ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट खत्म कर दिया। ठीक है। नंबर 2 स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, वहां पर वो ये कह सकता है कि मेरी जो वॉर ऑपरेशंस हैं, अगर 300 अरब रुपया मेरा कर रहे जो अरब
नुकसान हुआ है, मैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से टॉल से कवर कर लेता हूँ, देन इट कैन बी एक मैनेजमेंट मैकेनिज्म बना दें तो ताकि फिर ऐसा सिस्टम, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर ईरान विल नेवर एक्सेप्ट। फिर तो ईरान बिल्कुल एक किस्म का बिल्कुल फारिग हो जाएगा, कोई कैपेसिटी रहेगी नहीं है। बिल्कुल सही। और फिर अगर किसी मुझे आप बता दीजिएगा आता है तो कर ले। These are the points I feel कि यहाँ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। और इसी तरह अमेरिका को भी चाहिए कि थोड़ा सा इनको स्पेस दें, दोनों जब तक बैठेंगे गिव एंड टेक करेंगे, दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। सही सही। वागा साहब, आपसे पहले आपकी इजाजत से जावेद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी जावेद साहब। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब बड़े एहतराम के साथ उनका व्यू पॉइंट है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ईरान अगर अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल करके अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर बना लेगा तो वो कमजोर कैसे होगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या आप कमजोर सिर्फ मिलिट्री के साथ हो सकते हैं, यानी स्ट्रेंथन सिर्फ मिलिट्री के साथ हो सकते हैं? देखिए, जो दुनिया इस वक्त है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जो मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो हम ईरान की कमजोरी की बात तो कर ही नहीं रहे। हम ये समझते हैं कि एक तरीका है आपको मिलिटरीली स्ट्रांग होने का। हम जो रास्ता जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं वो अगर अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर उनके गैर मुंजमद हो जाते हैं, उन पे सैंक्शंस हट जाती हैं, वो तो इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे दुनिया के, कमजोर तो नहीं होंगे। सही जावेद साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। वागा साहब, अब आपसे सवाल ये करूंगी कि आप जावेद साहब के साथ की बात को सेकंड करेंगे या आप ब्रिगेडियर साहब के पॉइंट को अग्री करेंगे? देखिए, दोनों ही हमारे पार्टिसिपेंट जो मुअज़्ज़ज़ शुरका हैं, यकीनी तौर पर वो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एक बात ज़रूर है, जावेद मलिक साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इसलिए दुरुस्त लग रही है ज़्यादा कि जो मुल्क इकॉनमी के हवाले से मजबूत होगा वही सबसे ज़्यादा दुनिया में फ्लोरिश करेगा। आज के दौर में पैसा, इकॉनमी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर किसी मुल्क के पास कुछ हो ही देखिए, बड़ी एक आम सी बात है कि अगर एक मुल्क वैसे ही बिल्कुल गरीब कंगला है और वो एटॉमिक पावर तो है, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर उसको पूरी दुनिया से काट दिया जाए, उसके सारे असासे जब्त कर लिए जाएं और उनका म्यार ज़िंदगी, अवाम के बुरे हालात, मुल्क के बुरे हालात हों और उनके पास बस एक एटॉमिक पावर हो, तो वो एटॉमिक पावर से क्या कर लेंगे? अभी जो आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी ना कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी हमारे पास अभी बड़े पत्ते मौजूद हैं, असल में ये वो स्ट्रेटजी है, ये वो टैक्टिक्स हैं दूसरे फ्रीक को दबाव में लाने के लिए। इस तरह के जो बयानात हैं वो दिए जाते हैं और ट्रंप जो है वो अभी भी कह रहा है कि हमारे पास बहुत कुछ है, तो यकीनी तौर पर ईरान के पास भी कुछ कम नहीं है। अगर ईरान के पास कुछ ना होता तो शायद ट्रंप किसी सूरत भी मुज़ाकरात पर बैठने को तैयार ही ना होते। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि ईरान अपनी जगह पे बिल्कुल सही मजबूती के साथ खड़ा है, तभी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। और जब ये ट्रंप साहब इस तरह की बातें करते हैं तो उनका मकसद ये है कि कोई भी बात फाइनल होने से पहले, कोई साइन एग्रीमेंट होने से पहले, ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो मुतालबात हैं, जैसे इराक़ची साहब ने भी कहा कि वो गैर ज़रूरी जो मुतालबात हैं अमेरिका वो मुतालबात कर रहा है जो कि ना माने जाने वाले हों। एक तो उनके मुतालबात की तादाद बहुत ज़्यादा है, फिर उनका ईरान का कहना है कि वो बिल्कुल गैर हकीकी मुतालबात हैं। और वही मुतालबात मनाने के लिए ट्रंप जो है वो इस तरह के पत्तों का जिक्र करके हम ये कर देंगे, हम लियामेट कर देंगे, हम तो इनकी जो पिछला पूरा है तबाह बर्बाद कर देंगे, इनकी को तबाह कर देंगे जब पाकिस्तान ने इंटरवीन किया यकीनी तौर पे। तो वो इन हालात में ट्रंप साहब जो है ना वो दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से जब से जंग स्टार्ट हुई है दबाव का शिकार करना चाह रहे हैं ईरान को, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि ईरान जो है वो दबाव का शिकार नहीं हो रहा और ईरान आंखों में आंखें डालकर भरपूर मुकाबला कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब दावा कर रहे हैं कि ईरान का तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर 3 रोज में एक्सप्लोड कर सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, पैनल हमारे साथ ही मौजूद होगा, उनके नए सवाल रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान का जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगले 3 रोज़ में एक्सप्लोड हो सकता है। जावेद मलिक साहब, सवाल ये है कि जो अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकेड लगाया गया है, आपको लगता है कि क्या वाकई ईरान को प्रेशराइज करने में अमेरिका कामयाब हो गया है? और सर, दूसरा सवाल ये कि अगर इस ब्लॉकेड की वजह से ईरान तेल को फ़रोख्त नहीं कर पाता तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ फर्दर क्या होंगी और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एक्चुअली में?
जी, ये जो ब्लॉकेड का सिलसिला है, आप जानती हैं, ये भी इसका आगाज़ ईरान ने किया था। सबसे पहले ब्लॉकेड लगाया उन्होंने, जिसको आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया गया। फिर जब हमने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और चीफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मिलकर कामयाब सफारतकारी के नतीजे में सीज़ फायर को एग्री किया, तो उस वक्त आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की बात की गई थी। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोला। उसने कहा कि लेबनान के अंदर सीज़ फायर जब तक नहीं होगा तो मैं नहीं खोलूंगा। तो ऑब्वियसली ये ईरान की तरफ से किसी हद तक जो है इस चीज़ का आगाज़ किया गया, और उसकी फ्रस्ट्रेशन में मैं समझता हूँ, उसके रिएक्शन में एक काउंटर ब्लॉकेड जो है वो फिर अमेरिका ने लगा दिया। काउंटर ब्लॉकेड इसलिए लगाया गया था कि ईरान ने जो ब्लॉकेड लगाया था वो सेलेक्टिव था। वो अपनी जो उनकी फ्रेंडली कंट्रीज थी या जिनको वो चाहते थे वहां से गुजरना देते थे, लेकिन बाकी शिप्स को वो रोक देते थे। तो अमेरिका ने ये कहा कि देखिए, या तो आप सबको जाने दीजिए या सबको रोक दीजिए। तो अमेरिका ने फिर ब्लॉकेड लगा दिया। मेरी नज़र में दोनों चीज़ें गलत हैं। ब्लॉकेड नहीं होना चाहिए। ये आबनाए हुर्मुज़ हिस्टोरिकली हमेशा खुला रहा है। ये इंटरनेशनल वाटर है, जैसे कि मैं जानता हूँ। इसका कुछ हिस्से के ऊपर ईरान कह सकता है कि उसका क्लेम है, लेकिन इसका अक्सर हिस्सा जो है वो ओमान की जुरिस्डिक्शन में आता है। लेकिन जब पहला मुज़ाकराती दौर हुआ था, उसके बाद ईरान की तरफ से ये जो ब्लॉकेड था उसको हटाया गया था, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से लगाया गया तो ईरान ने भी फिर ये रिएक्शन दिया था। जी, पहले तो ईरान नहीं लगाया था ना, सबसे पहले। जी, ठीक है। सबसे पहले ये रास्ता ईरान ने ही चूज किया कि इस आबनाए हुर्मुज़ को है वेपनाइज कर दें, और जब वही चीज अमेरिका ने की तो फिर उनको बुरा लग गया। तो मैं कहता हूं दोनों सूरतें गलत हैं। मेरी नजर में ईरान को भी नहीं करना चाहिए और अमेरिका को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है। यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला हिस्टोरिकली चल रहा है। ये कोई ईरान की या ओमान की या अमेरिका की जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। इसके ऊपर किसी हद तक है ओमान की और ईरान की, लेकिन ये इंटरनेशनल वाटर है। इसके हवाले से राइट ऑफ नेविगेशन मौजूद है। तमाम खलीजी रास्तों को वहां पे हक है वहां से गुजरने का। यानी वहां पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मिलिट्री साजो सामान लेकर जा रहे हैं। वहां पे खाने पीने की चीजें हैं, उनके लॉजिस्टिक नीड्स हैं, उनके फर्टिलाइजर्स हैं। ऑयल एंड गैस तो ऑफ कोर्स है ही। ऑयल एंड गैस एक आपकी कमर्शियल नीड्स हो सकती हैं, लेकिन इंसान के आमदोरफ्त की चीजें भी हैं जो उनको डेली यूज के लिए होती हैं, तो उनको भी रुकावट है। उस हवाले से पूरी दुनिया की जो इस वक्त लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वो इस वक्त पैरालिसिस का शिकार है। तो डेफिनेटली इसको ओपन होना चाहिए। और आपका जो सवाल था कि क्या इसका इम्पैक्ट अब ईरान पे हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका हो रहा है। वो ये समझते हैं अमेरिकन। मैं तो ये कहूंगा कि रास्ता अमेरिकन को ईरान ने खुद ही दिखाया कि ब्लॉकेड लगाएं। अब ब्लॉकेड लगा के उसका रिपरकशन जो है वो अब ईरान पे हो रहा है। तो देखिए, अगेन वी हैव टू कम बैक टू द कोर इशू। कोर इशू ये है, वो 3 इश्यूज हैं जिन पे हम बात करते हैं। न्यूक्लियर हो गया, प्रॉक्सीज हो गई और मिसाइल प्रोग्राम हो गया। इस पे अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, मेरी नजर में हो रही है, प्रोग्रेस इज बीइंग मेड। और जो JCPOA एग्रीमेंट हुआ था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मेरी नजर में जो मेरी इंफॉर्मेशन है उन्हीं लाइंस पर एक नया जो है वो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। क्योंकि उस JCPOA के अंदर 3-4 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि एक्सेस फॉर इंस्पेक्शन के हवाले से थे, वो कुछ कमजोर थे। अमेरिका ये समझता था कि कुछ साइट्स जो थी वहां पे तो एक्सेस मिल रही थी एटॉमिक जो इंटरनेशनल इदारा है उसको, लेकिन कुछ पे नहीं मिल रही थी। तो अगर उसको एयर टाइट करके अच्छे फ्रेमवर्क के तहत मजबूत अंदाज में इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि ईरान के लिए भी वो बेहतर होगा। वही पॉइंट्स हैं जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं और खित्ते के लिए भी, अमन के लिए। जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि अब जो जंग है उसका जो महवर बना हुआ है या बिल्कुल जो फोकस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और ये जो नेवल ब्लॉकेड है उससे क्या अमेरिका ने ईरान को प्रेशराइज कर दिया है? और अगर सर ईरान ये आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ना करता तो उसके पास क्या कोई और ऑप्शन थी? देखिए, अगर वो ना ब्लॉक करता तो फिर आप ये देख लें कि ईरान के लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। और मुश्किलात इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि जिस तरीके से उसको अटैक किया जा रहा था, हर चीज पे जा रहे थे, उनको तबाह कर दिया, उनके आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, न्यूक्लियर साइट पे जाके अटैक किए, उनके न्यूज लीडरशिप को मार दिया। जी, शहीद कर दिया। लीडरशिप मार दिया। तो देखें, जब आदमी कमजोर होता है उसके बाद क्या ऑप्शन होती है? उसके यही ऑप्शन जो है, उसके बाद कोई एक अपॉर्चुनिटी है उसको कैच करने की कोशिश कर। जी, अमेरिकन मुझे बताइए ना, व्हाट वाज द रीजन, व्हाई डिड दे अटैक? पहले तो बात की है ना कि आपने जो अपने 4 ऑब्जेक्टिव बनाए थे, क्या आपने एक मुल्क के ऊपर अटैक को आपने अचीव कर लिए? आप न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म नहीं कर सके, आप मिसाइल लॉन्चर्स को खत्म नहीं कर सके, आप अफगान रजीम जो आप चाह रहे थे पक्से जगह और नई रजीम ने वो आप नहीं ला सके, आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं करवा सके। यही ऑब्जेक्टिव है ना, कोई भी नहीं कर सके जी। और उसके बाद आपने ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दिया। तो बहुत ऑप्शन दे है। एक आपने मुल्क को तबाह कर दिया सिर्फ इजराइल के को बचाने के लिए,
अब अगर इस वक्त आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, फिर आपने उसको ब्लॉकेट भी लगाया हुआ जो उसको इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करना कहते हैं हमारी मिलिट्री लैंग्वेज में। आप एक इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करें, देन दे विल गो फॉर एनी अदर ऑप्शन। They might have to themselves go and break the ceasefire और वो फिर इजराइल की चढ़ाई शुरू कर देंगे, चाहे अपना नुकसान कर लेंगे। वो तो कहते हैं हम तो डूबे हैं, हम तुमको भी ले डूबेंगे, वो भी स्टेज पर आ जाएंगे। What is the purpose? अगर हम मुज़ाकरात करने, क्रिएट अ फ्रेंडली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स, ताकि माहौल साजगार होगा तो बात करेंगे। आप ये कहें कि जी मैं ईरान मुझे खुद कॉल कर ले, अगर ईरान आपको कॉल करे तो व्हाट डज इट शोज? द टोटल वीकनेस ऑफ ईरान, humiliation for ईरान, और इसको वो और एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसलिए मीडिएटर डेफिनेटली पाकिस्तान की जरूरत है। तो आप उनकी चाल देखते जाएं, और वो आप जीते भी नहीं है, उनको आप डिफरेंट कंट्री शो करना चाहते हैं। बिल्कुल सही, मेंटेन अ बैलेंस। सही ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। वाक़ई साहब, अब आगे करना क्या है? एक तरफ हम देख रहे हैं ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका, ये जो नेवल ब्लॉकेड है सर, कहाँ पे जाके बात रुकेगी? कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिस पे दोनों अग्री कर जाएंगे? और सर अभी एक सवाल मेरे जहन में आया है कि ये जंग बंदी हो भी जाती है, मामला बेहतर हो भी जाते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो ये आबी गुजरगाह थी जहाँ से जहाज़ गुजरा करते थे और तसील होती थी जहाज़ों के थ्रू, क्या ये रास्ता बिल्कुल पहले जैसा रहेगा या अब यहाँ पे कानून नाफिज किए जाएंगे और कमाया जाएगा यहाँ से बहुत सा पैसा? क्या चीज़ें बेहतर होंगी या क्या चीज़ें अब मुश्किल होती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी बात ये करना होगी कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बारे में कोई वाज़े पॉलिसी बनानी होगी। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक आबी गुज़रगाह को, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, चाहे अमेरिका हो, वो उसको ब्लॉक कर दे। बहुत सारे लोग पहले ये समझते थे कि शायद स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने की वजह से सिर्फ पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है, जैसे अभी जावेद साहब ने ये बात बताई, कि यहाँ से गुजरने वाले के जो कंटेनर्स हैं उनमें खाने पीने का सामान, दूसरा ज़रूरियात ज़िंदगी का बहुत बड़ा सामान, फिर दुनिया भर की जो ट्रेडिंग है वो अब नाए हॉर्मज़ के ज़रिए हो रही थी। जब आप कोई भी रास्ता ब्लॉक करते हैं तो यकीनी तौर पर दुनिया के बहुत सारे ममालिक को तकलीफ़ होती है। अगरचे ये कोई तरीका तो अच्छा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ फिर जायज़ हो जाता है। तो उन्होंने जब ईरान का बेतहाशा नुकसान हुआ और उन्होंने देखा कि हमारी पूरी लीडरशिप जो है वो ख़त्म हो गई है, इवन उससे पहले उन्होंने उनकी जो फौजी लीडरशिप थी उसको भी ख़त्म कर दिया था, तो अब उनके पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया था प्रेशराइज करने के लिए कि वो आप नाए हॉर्मज़ को बंद कर देते। तो पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट हुई, ताकि पूरी दुनिया को पता चले। आपने देखा कि आप नाए हॉर्मज़ बंद होने की वजह से दुनिया के कई ममालिक को तकलीफ़ हुई, और उन्होंने अमेरिका से भी रब्ता किया कि देखिए ये बंद होने से हमारी इकॉनमी तबाह हो जाएगी, और बहुत सारे जो मसाइल किया जा रहा था कि ईरान ऐसा करेगा। नहीं, देखिए, यकीनी तौर पर ये पता था, आप नाए हॉर्मज़ बंद करने के बारे ये बिल्कुल ख्याल किया जा रहा था कि फिर ईरान कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन अगला स्टेप इससे बड़ा जो काम कर दिया वो फिर अमेरिका ने भी ब्लॉकेट लगा दिया। अब क्या हुआ? अब उसके ब्लॉकेट लगाने से पूरी दुनिया के कंटेनर्स और सारा कुछ जो रास्ते थे वो जहाज बंद हो गए। जब वो बंद हो गए तो फिर पूरी दुनिया ने कहा कि ये तो और काम खराब हो गया। ईरान तो चलो किसी को जाने देता था, किसी को रोक लेता था, कुछ आबी गुजरगाह जो है वो काम कर रही थी, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। उन्होंने कहा जी फिर अगर आप नहीं गुजरने देंगे तो फिर हम भी ऐसा काम करेंगे कि फिर किसी के भी, यानी उन्होंने ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए ये सारा और पाकिस्तान इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि दोनों फरीकैन किसी मामले पर अग्री हो जाएं और ये जो ब्लॉकेड है इसको खत्म किया जाए, के बाद आगे बढ़े। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी दोनों मेहमान मौजूद होंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला किया गया है व्हाइट हाउस में, इसको हम डिस्कस करेंगे। वागा साहब और ब्रिगेडियर साहब साथ ही मौजूद होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक वाक़या पेश आता है वाशिंगटन में, जहाँ पे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में, जहाँ पे मीडिया नुमाइंदगान के एजाज़ में इशारा दिया जा रहा था, वहाँ पे एक मुसल्लह शख्स घुस आता है, फायरिंग का तबादला होता है, डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहते हैं। लेकिन इस वाक़े के बाद बहुत से सवालात हैं जो जन्म ले लेते हैं। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब, सिक्योरिटी लैब कितना बड़ा आप समझते हैं? एक मुसल्लह शख्स किस तरह से व्हाइट हाउस में दाखिल हो जाता है, और अगर व्हाइट हाउस महफूज नहीं है तो फिर वो जो सिक्योरिटी का दावा कर रहे हैं दीगर ममालिक के लिए, पूरी दुनिया के लिए सुपर पावर बने हुए हैं, वो दूसरों को कैसे महफूज कर सकते हैं?
देखिए, इट इज अ बिग सिक्योरिटी लैप्स। आप व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उनकी कैबिनेट के मेंबर्स, फर्स्ट लेडी, दे वर ऑल देयर। जी। और एक इंडिविजुअल वेपन लेके हैंड और शॉटगन लेके वो अंदर आ जाता है। हाउ ही कुड एंटर होने के लिए आपके सामने जाहिर है हर जगह पर उनके गेट्स, जहाँ पर भी एंट्रेंस है वहाँ पर गेट्स भी होते हैं, फिजिकल चेकिंग भी होती है। दैट मीन कोई ना कोई किसी गेट पे कोई साथ उसके मिला हुआ था, वहाँ से एंटर हुआ है। डेफिनेटली। ये भी इंक्वायरी कर रहे होंगे। तो इट इज अ बिग सिक्योरिटी लैप्स। और फिर आपके सामने जो कि इस वक्त अमेरिकन पीपल ज्यादातर लोग उनसे खुश भी नहीं है, जो जिस तरीके से वो गाजा में, उसके बाद वेस्ट बैंक में इजराइल जो कुछ कर रहा है, लेबनान में कर रहे हैं, इधर ईरान में किया, तो देर आर सिंपैथी लोग, चाहे वो अमेरिकन भी हो, कोई भी हो, वो एक उनकी वो सिंपैथी हो सकती है। दे वांट टू से सेकंड कि वो कहते हैं ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उसके ऊपर, डिप्रेशन का शिकार है। द मेन इशू इज कि हाउ ही एंटर्ड। ये मेरे ख्याल में अब तक उनको पता चल गया होगा, लेकिन अपनी सीक्रेट एजेंसी की वजह से वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि किसकी गलती है। बट आई एम श्योर कि आइडेंटिफाई हो गया होगा। 100% कैमरे लगे होंगे, कैमरे में देखा होगा कहाँ से उसको इसकी चेकिंग नहीं हुई है और वो निकल के चला गया। बिल्कुल, ऐसे तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप है। लेट मी से दिस वागा साहब, फॉर्चुनेटली कि उसका ताल्लुक किसी मुस्लिम मुल्क से नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, 31 साल ये शख्स था और मुमकिन तौर पर ये कैलिफोर्निया का रिहायशी बताया जा रहा है। तो एक तो ये चीज़, वरना इल्ज़ाम जो है वो आ जाता फिर मुसलमानों पे और इस्लाम पे। और सर दूसरी चीज़ ये, आप इसको कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब समझते हैं? और दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं हो सकता? आप एक चीज़ पे गौर कीजिए कि जो हमला आवर है उसको इसके नताइज का बखूबी इल्म था। अगर वो इस हद तक आ गया और वो इतना बड़ा उसने ये वाक़या किया और असला लेकर वो उस एरिया में आ गया जो कि वाइट हाउस के अंदर जहाँ तकरीब हो रही थी, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये कोई मामूली जगह नहीं थी, वहाँ कितनी जगहों पर उसकी सर्च हुई होगी, किस तरह वो वहाँ पहुँचा होगा। और अगर वो इतना तहैया और फैसला करके अंदर आया था तो फिर वो नाकाम कैसे हो गया? यही वो बातें हैं जो इस वाक़े में शक पैदा कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप साहब सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और अपनी कौम के सामने सिंपथीज हासिल करने के लिए मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं कि देखें मेरे ऊपर तो हमले हो रहे हैं, उनकी गिरती जा रही है हर गुजरते लम्हे, मेरे ऊपर तो हमले हो रहे हैं, लोग मुझे मारने के दर पे हैं। इससे पहले भी ट्रंप पर कुछ हमले हुए, लेकिन वो इस तरह के फायरिंग वाले नहीं थे, वो मुसल्ला नहीं थे, वो जो भी थे वो एक पब्लिक मुकामात पर अगर कुछ लोगों ने इस तरह के वाकयात रूनुमा किए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अमेरिका में ये वाकया होना और उनकी मौजूदगी में वहाँ बाकायदा फायरिंग हुई और फिर क्रॉस फायरिंग हुई उनकी एजेंसीज के दरमियान, उनके जो सिक्योरिटी इदारे के दरमियान। अगरचे जब वो गिरफ्तार हो गया, अब उसकी सारी चीज़ें जो है हकीकत में तो वो सामने आनी चाहिए ताकि ट्रंप के बारे में ये तासुर कायम ना हो कि ये कोई एक स्टंट था जो वो करना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था कि जी मैं तो बड़ा इस वक्त कौम के लिए काम कर रहा हूँ और लोग जो हैं मेरे ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। तो उनको बिल्कुल इसकी सारी जो तहकीकात हैं उनको मंजरे आम पर लाना चाहिए और ख़ास तौर पर उस बंदे को मीडिया के सामने और उसका इंटरव्यू शाया करना चाहिए जिसने ये वाकया किया कि उसने ये क्यों किया। अगर खुदा न खास्ता इसका कहीं भी इस्लाम या किसी मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक होता तो इस वक्त सिनेरियो बिल्कुल चेंज होता और पूरी मगरबी दुनिया और अमेरिका और डिस्कस कर रही होती। बिल्कुल सही। वाक़ई साहब आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका और ब्रिगेडियर साहब आपका भी अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।